नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। दोस्तों, मैं अमर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल अमर्स एकेडमी पे। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे इस YouTube चैनल के द्वारा आप लोगों के लिए जो भी स्टूडेंट्स, जो भी दोस्त भाई बहन सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं 2022 की, यूपी टेट का रिजल्ट ऑलरेडी आ ही चुका है, तो इसलिए तैयारी को अपने पूर्ण रूप से करने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी सारी की तैयारी कर ले। तो इसी के सिलसिले में हम लोग सुपर टेट 2022 को देखते हुए मैथ और साइंस की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं, उसमें से 7वां पार्ट है। इसके पहले 6 वीडियो हमारे आ चुके हैं। जिन दोस्तों ने वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज प्लेलिस्ट पे जा करके सारे वीडियो देख सकते हैं। उसमें जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, उसका भी कराया गया है, और जूनियर के भी सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। अभी हाल ही में जो पिछला यूपी टेट सुपर टेट हुआ है, यूपी टेट सी टेट, उसके भी सॉल्यूशन आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी दोस्त सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस मैथ आती है, तो उन सब के लिए, सारे सब के लिए, चाहे जो पेपर हो, सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और कंटेंट बेस्ट है। आप तैयारी करेंगे तो उम्मीद से तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज करके चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो साइंस का हमारा जो क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार क्या करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और उस पर टिक करेंगे, निशान लगाएंगे, जिससे पता चल सके आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत हैं। टोटल 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 10 साइंस के होंगे और 20 मैथ के होंगे। तो हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है। तो मनुष्य में कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है। दोस्तों, ये अवशेषी अंग क्या होता है? अवशेषी अंग का मतलब होता है कि शरीर में जिन अंगों का यूज खत्म हो जाता है, जिन अंगों का उपयोग खत्म हो जाता है, उपयोग, उनको हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे मानव में, आदिमानव को आप लोगों ने देखा होगा, तब से लेके आज तक मानव के शरीर में बहुत सारे बदलाव दिखे हैं। ये बदलाव क्यों होते हैं? जैसे पहले पूंछ होती थी, पूंछ गायब हो गई, ठीक है। बड़े बड़े बाल होते थे शरीर पे, बाल गायब हो गए। बड़े बड़े नाखून, हाथ के पंजे होते थे, उनका शेप चेंज हो गया। इसी तरह से कर्ण पल्लों की पेशियां, कानों की जो पेशियां होती है, ये भी बहुत ही कम यूज होती है। क्योंकि देखो, जानवरों में आप लोगों ने देखा होगा कि कान क्या होते हैं, बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि वो कान को चला करके अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल करते हैं, उनसे उनका यूज करते हैं। कान, जैसे हाथी के कान होते हैं, वो अपने हाथी के कानों को यूज करता है। बाकी गाय भैंस हो गई, इनके कानों का यूज करते हैं, कान हिला हिला के वो लोग। लेकिन इंसान में, मानव के पास क्या है? हाथ है। अगर कभी कोई दिक्कत होती है तो हाथों का यूज कर लेता है, कान तो कोई नहीं हिलाता होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसका यूज खत्म होता गया, वैसे वैसे मानव शरीर में कानों का बढ़ना या बड़ा होना भी कम पड़ता गया। इसी तरह मनुष्य जब समझदार हुआ, उसके दोनों हाथ काम करने लगे, तो बाद में होता क्या है कि पूंछ का काम खत्म हो गया। जैसे हमारे जो पूर्वज हैं, जिसको होमोसेपियंस कहा जाता है, उससे पहले भी कई सारे देखा होगा, बंदर के, मतलब हम लोग वंशज कहे जाते हैं कि मनुष्य जो है बंदर का बदला हुआ रूप है। तो पूंछ होती है उनके, लेकिन इंसान पूंछ का क्या करेगा? उसके पास 2 हाथ हैं, पैर हैं, वो अपने हाथ पैर से पूरा शरीर को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे पूंछ भी गायब हो गई। तो उसी तरह कर्ण पल्लव की पेशियां हैं जो धीरे धीरे क्या हो रही, कम हो जाएंगी। तो अवशेषी अंग कौन सा हो गया? कर्ण पल्लव की पेशियां। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होता है। तो अवशेषी अंग क्या होता है, ये देख लिया आप लोगों ने। जिन अंगों का उपयोग खत्म होने लगता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषी अंग कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया हुआ है कि एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा। अवतल लेंस, अवतल लेंस दोस्तों इस प्रकार का होता है। इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी बोला जाता है, अपसारी लेंस, ठीक है। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर है। अब इसके द्वारा जो भी इमेज बनता है दोस्तों,
ये इमेज कैसा होता है? तो ऑप्शन अगर आप लोग देखेंगे, सदैव वास्तविक, सदैव आभासी, सदैव उल्टा, वस्तु से बड़ा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ये देखा होगा आप लोगों ने किताब में, हाई स्कूल के एनसीईआरटी में, कि प्रतिबिंब बनने के नियम दिए हुए हैं, प्रतिबिंब बनने के तरीके, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो उसमें जितना भी देखा होगा, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल लेंस के द्वारा, ये हमेशा कैसा होता है? आभासी रहेगा। आभासी उसमें लिखा भी होगा, और जहां पे भी प्रतिबिंब बनेगा वहां पे डॉट डॉट करके ऐसे ऐसे लाइनें गई होंगी। तो इस टाइप के जो प्रतिबिंब बनते हैं, जिनको इन लाइनों के द्वारा दर्शाया जाता है, ये सब कैसे होते हैं? आभासी होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? आभासी होगा। अवतल लेंस का यूज कहाँ किया जाता है? तो आप कहेंगे निकट दृष्टि दोष में। पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बात समझाई थी। जिन लोगों ने देखा होगा वीडियो, वो लोग ये बात जानते होंगे कि निकट दृष्टि दोष के लिए किसका यूज किया जाता है? अवतल लेंस का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि SO2 का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, या उदासीन होता है, उभयधर्मी? तो SO2 के बारे में एक बात बता दें कि SO2 को जो जल में डाला जाता है तो जल से क्रिया करके H2SO4 बनाता है। ठीक है, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। SO2 से पहले SO3 बनता है, और SO3 जल से क्रिया करके H2SO4 बनाता है, जो कि क्या होता है? एक एसिड होता है। तो अगर ये एसिड है तो क्या कहोगे SO2 के बारे में कि SO2 का विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल अधिक आहार लेते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं, उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल का पूछा गया है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है उससे कौन सा रोग नहीं होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल से स्कर्वी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, स्कर्वी। ये क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? प्रोटीन कौन सा नहीं है? केराटिन, नाखून, बालों में पाया जाता है केराटिन। एल्बुमिन, ये भी प्रोटीन है। फाइब्राइन, ये भी प्रोटीन है। हिपैरिन, ये एक प्रोटीन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, हिपैरिन कोई प्रोटीन नहीं होता है। तो हिपैरिन आप लोगों ने ब्लड में देखा होगा। ब्लड में रक्त का थक्का जमाने में इसका यूज किया, काम आता है, रक्त का थक्का। तो एक पदार्थ होता है जो खून में उपस्थित होता है और रक्त का थक्का बनाने में काम आता है, ब्लड का थक्का। ब्लड का कंपोनेंट है हिपैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे दिया हुआ है कि दिए गए परिपथ में सेल से प्रवाहित धारा I है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है। तो दिए गए परिपथ में सेल से प्रवाहित धारा I है, धारा का मान बताना है कि धारा कितनी है। तो प्रवाहित धारा I है, इसके ऑप्शन दिए नहीं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा और आंसर निकालेंगे। देखिए सिंपल सा है कि यहाँ पे थोड़ा सा बात समझ लीजिए कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। 2 मिनट का टाइम निकाल के बात समझ लीजिए। प्रतिरोधों का संयोजन या समायोजन कहते हैं, संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है? 2 प्रकार से संयोजन किया जाता है। एक श्रेणी क्रम, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले श्रेणी क्रम में क्या होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होते हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रहते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इसमें ऐसे एक बैटरी भी लगी होती है बाहर से। तो कोई भी प्रतिरोध, जैसे यहाँ पे एक R1 है, R2 है, R3 है। एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे R1, R2, R3 को ध्यान से देखो। क्या कोई भी प्रतिरोध ऐसा है जो डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हो, जिसके दोनों सिरे डायरेक्ट बैटरी से जुड़े हों? क्या ऐसा आप लोगों को कोई दिख रहा है R1, R2, R3 में? अगर R1 को देखोगे तो इसका एक सिरा जो है ये वाला, ये सिरा, कलर चेंज कर लेते हैं,
ये सिरा जो है ये तो डायरेक्ट बैटरी से ऐसे जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा सिरा देखो, क्या ये दूसरा सिरा डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा है? नहीं, ये दूसरे वाले प्रतिरोध से जुड़ा है, इससे, फिर इससे अगला वाला प्रतिरोध जुड़ा है, तब इसका दूसरा सिरा ये डायरेक्ट बैटरी से गया है। तो जहां पर भी ऐसा दिखे वहां पे कौन सा क्रम होगा? श्रेणी क्रम होगा। और प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का सिंपल सा तरीका होता है आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसी तरह से और भी जितने हैं सबको प्लस करके जोड़ते जाएंगे। तो श्रेणी क्रम बात समझ गए। अब आते हैं समांतर क्रम पे। समांतर क्रम, समांतर क्रम का एक डायग्राम देखो। तीन प्रतिरोध बना रहे हैं, इसी तरह और भी कई सारे हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 R1 R2 R3। अब इसमें ऐसे बैटरी जोड़ेंगे। अब ध्यान से देखो तीनों प्रतिरोधों को कि कितने प्रतिरोध डायरेक्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। पहला वाला R1 देखो ध्यान से, क्या ये डायरेक्ट बैटरी से इसका कनेक्शन है? तो कहोगे ये तार गया, ये तार गया और ऐसे ऐसे आया, और देखो यहां बैटरी के पास हम पहुंच गए। फिर इसका दूसरा सिरा जो है ये देखो ऐसे तार आया, यहां से कनेक्ट होके कहां से चला गया? बैटरी के पास चला गया। तो R1 आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखो R2 देखो, ये देखो, ये देखो, ये भी डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। R3 ये भी देखोगे तो ऐसे डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो ये इस टाइप के जो होते हैं प्रतिरोध, ये सब समांतर क्रम के कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें जो तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है वो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह से और होते हैं, वो भी जोड़ते हुए चले जाते हैं। तो अब देखो डायग्राम को ध्यान से, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। अब देखो ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम समांतर क्रम में है, और उसके बाद पहले इनको दोनों को सॉल्व करोगे तो समांतर क्रम में देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली हम लोग जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ से जो टोटल R इक्विवेलेंट निकलेगा 1/R इक्विवेलेंट, तो 1/, देखो 1/R1 प्लस 1/R2, एक को हम लोग अगर R1 मानते हैं, एक को R2 मानते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2, जोड़ोगे इसको 2 एलसीएम मिल जाएगा, 1 प्लस 1 ऊपर हो जाएगा 2/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/1। इधर 1/R इक्विवेलेंट है, इसको जब हम लोग इन्वर्स करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 है उधर, तो R इक्विवेलेंट आ गया 1। अब मतलब क्या हुआ कि इन दोनों प्रतिरोधों को हटा के हम लोग कितने ओम का जोड़ सकते हैं? 1 ओम का, ठीक है। ये डायरेक्ट बैटरी से ऐसे जुड़ जाएगा 1 ओम का प्रतिरोध, इन दोनों को हटा के। अब देखो 2 ओम और 1 ओम का प्रतिरोध की कहानी, इसकी और ये जो नया वाला हमने बनाया इसकी कहानी, देखो एक दूसरे से जुड़े हैं यहाँ पे। तो ये श्रेणी क्रम दिख रहा होगा, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है? डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो 2 + 1 3, तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3। ये हो गया R इक्विवेलेंट। अब पूछा क्या गया था इस क्वेश्चन में? धारा पूछी गई है, तो ओम के नियम का सूत्र लगा देंगे। ओम का नियम V बराबर IR होता है। तो V वोल्टेज, देखो दोस्तों सवाल में वोल्टेज 6 वोल्ट दिया हुआ है, I पूछा गया है, और R हमने क्या निकाला है? टोटल 3 ओम। ये 3 ओम टोटल रेजिस्टेंस निकाला है। R इक्विवेलेंट मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो I का मान कितना आ गया? 2 एम्पियर। तो यहाँ पे 2 एम्पियर इसका जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिन दोस्तों का आंसर आ गया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो ध्यान से पूरा थ्योरी समझ लो, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसको फिर से देखो एक बार, जैसे आगे आने वाला क्वेश्चन कोई बच ना पाए। क्योंकि सुपर टेट के लेवल पे दोस्तों होता क्या है कि इन सब चीज़ों पे दिमाग कम जाता है, लगता है कि ये कहाँ पूछ लेंगे, ये तो इंटर का है, हाई स्कूल का है। अरे यही पूछते हैं, ध्यान से पढ़ो तो एक बार। इस टाइप के 2-3 सवाल और लगा लेना, जिससे अगर पूछ भी दे तो लगा लो, कर लो सही से। 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में 8 का टारगेट, 10 में 10 का टारगेट बना के रखो, तब सक्सेस मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट।
क्वेश्चन दिया है, यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। तो दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू होती है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब बीच की दूरी दोगुना कर रहा है, बाकी सब चीजें क्या है, सेम है। तो जो नया फोर्स होगा गुरुत्वाकर्षण, तो बाकी सब कुछ सेम रखना है, m1 m2। बस r क्या हो गया है, बीच की दूरी कितनी हो गई है, दोगुनी। तो हम लोग r की जगह क्या रख देंगे, 2r का स्क्वायर। तो यहां से ये कहानी बन जाएगी कि g m1 m2 अपॉन, तो ठीक है, लेकिन अब इधर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और उसके बाद r स्क्वायर। तो f डैश जो है नया फोर्स ये आ गया g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इतनी वैल्यू देखो ध्यान से, ये जो है ये यही तो है ऊपर जो हमने f बराबर लिखा है। तो अब यहां पर इसकी जगह पर हम डायरेक्ट f रखेंगे, तो f डैश बराबर क्या हो जाएगा, पहले वाला f बटे 4, मतलब मूल फोर्स का जो है 1 बटे 4 हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो चौथाई हो जाएगा, चौथाई इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी वेक्टर A का परिमाण 10 सेंटीमीटर तथा दिशा उत्तर है, तो उत्तर की ओर 10 सेंटीमीटर का एक वेक्टर है। तो वेक्टर -2a का परिमाण एवं दिशा होना है, तो ये क्या है, a है, -2a है, मतलब इसका डबल है, और डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट है। -2a इसका डबल है और डायरेक्शन भी कैसी है, अपोजिट है, 2a। तो a की वैल्यू 10 है, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये देखो उत्तर था ये पहले वाला, तो ये वाला क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो 20 सेंटीमीटर दक्षिण की ओर इसका करेक्ट आंसर होगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, समझने वाला, बच्चों वाला। ये भी अगर नहीं कर पाते हो तो वीडियो ध्यान से देखो। आओ अगले क्वेश्चन पे चलो, फटाफट इसको आंसर बताओ क्या होगा, फटाफट कमेंट करो, आंसर बताओ। मार्स गैस है, मार्स गैस क्या है बताओ, मार्स गैस क्या है, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, मार्स गैस क्या है। तो आप कहोगे मार्स गैस क्या होती है, मीथेन होती है। तो मार्स गैस क्या है, मीथेन है, इसको ध्यान रखेंगे, मार्स गैस मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जंग लगना क्या है, जंग लगना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, फटाफट आंसर करो इसका। जंग लगना क्या होता है, जंग लगना, जंग लगना एक प्रक्रिया है, कैसी, ऑक्सीकरण, अपचयन, अपोपचयन या विस्थापन। ऑक्सीकरण अपक्रिया, ये इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, Fe2O3 बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जंग, जंग है ये। तो बात समझ गए होगे क्या हुआ है, वहां पे ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। ऑक्सीजन से जब भी अपक्रिया होगी तो ऑक्सीकरण आएगा, वायु की उपस्थिति में होता है ना वो। फिर अगला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन मैथ का, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये समुच्चय ए में 5 अवयव हैं, तब समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या जहां कोई भी उप समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। वैसे होता क्या है कि रिक्त टोटल उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब हो गया 2 की घात 5। 2 की घात 5 क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। टोटल उप समुच्चय दोस्तों कितने होंगे, 32। अब इसमें क्या होगा कुछ, और साथ में क्या लिखा, रिक्त समुच्चय नहीं है। तो जो 32 आया है उसमें एक एम्प्टी सेट भी है, एम्प्टी सेट भी है, इसमें एक रिक्त समुच्चय भी है। जो 32 आए हैं तो ये नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, तो 1 घटा देंगे। 1 घटाने के बाद हमारे पास कितना बच रहा है, 31। तो 31 इसका करेक्ट आंसर होगा कि यदि एक समुच्चय में 5 अवयव हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 31 होगी। क्योंकि एक जो होगा एक रिक्त समुच्चय, उसमें हमें काउंट नहीं करना है। लेकिन जो डायरेक्ट 2 की पावर n आंसर आता है, ये टोटल रिक्त समुच्चयों की संख्या आती है। जो भी समुच्चय बनते हैं उनमें एम्प्टी सेट भी शामिल होता है।
उसको हमें अलग से हटाना पड़ेगा, तब जाके करेक्ट आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर मैथ का 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं पेपरों में, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। दिए गए चित्र में एल पैरेलल है एम के, जो ये साइड है रेखा है ये पूरी, ये एम के क्या है पैरेलल है, तब एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा एक बात पता होगी आप लोगों को कि जब भी कभी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके इधर का कोण इस साइड के कोण के बराबर होता है और ये वाला जो कोण होता है थीटा ये इधर के बराबर होता है, ठीक। और ये जो कोण 1 है 1 ये ऊपर वाले कोण के 2 के बराबर होता है। इसी तरह ये वाला 1 इसके नीचे वाले कोण के बराबर होता है। तो इस टाइप से अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये देखो एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो कोण ये होगा, ये लाल लाल जो बना दिया, जो कोण ये होगा वही कोण क्या होगा, इसके एकांतर कोण होगा ये वाला। अच्छा अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60। एक्स का मान पूछा गया है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सबको पता है। अब दो कोण, एक 60 है एक 80 है, तो टोटल कितना हो गया, 8 से 14 140 हो गया, बचा कितना 40 डिग्री। तो इसका मतलब जो एक्स होगा ये कितने डिग्री का होगा, ये 40 डिग्री का होगा। तो 40 डिग्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी लगा के चले आएंगे। सीधी बात, नो बकवास। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया है। ज्योमेट्री दोस्तों कई लोगों की मांग थी सर ज्योमेट्री के क्वेश्चन ज्यादा कराइए, तो उसी के अकॉर्डिंग 2-3 क्वेश्चन ज्यादा मैंने ज्योमेट्री के एडवांस मैथ के रख दिए हैं। इसको समझ लो अच्छे से, पूरा थ्योरेटिकल अच्छे से समझो तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करना। दिए गए चित्र में यदि ए ओ बी दिया हुआ है, ए ओ बी बराबर 40 डिग्री, ओ ए बी ये 40 डिग्री है, ये वाला कोण 40 डिग्री दिया हुआ है, तब कोण ए सी बी बताना है, ए सी बी ये वाला एंगल, ये कोण बताना है। बहुत सारे तरीके हैं इसके, तो पहले एक बात समझ लो, कोई भी त्रिज्यखंड है ये इतना, ये जीवा है, मान लो जीवा, इस जीवा से 2 एंगल बनाए जाते हैं, एक परिधि पर बनाया जाता है और एक केंद्र पर बनाया जाता है। ऐसे सब पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में, बचपन का प्यार, ये देखा होगा आप लोगों ने। अगर ये 20 डिग्री है तो कहोगे ऊपर वाला 10 होगा, ऊपर वाला अगर 30 डिग्री है तो कहोगे नीचे वाला कितना होगा, इसका दुगुना 60 होगा। ऊपर वाला 45 है तो नीचे वाला कितना होगा, 90 होगा। यही चलता है ना कि जो कोण ऊपर है उसका दोगुना केंद्र वाला, या जो केंद्र वाला है उसका आधा क्या होगा, उसकी परिधि पर कहीं पर भी बना हो। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये एक सेंटर पे कोण बना हुआ है, ठीक, सी है सेंटर पे कोण है, ये है 55 डिग्री, और एक कोण जो है वो इसके परिधि पर बना हुआ है ऐसे, तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे 55 का आधा, 55/2 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी और होती है त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है तो उसके संगत दोनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रॉपर्टी का भी यहाँ पे यूज हुआ है, कैसे हुआ है ये बात हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइडें इक्वल होती हैं, उन इक्वल साइड के जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। जैसे एक साइड ये है, एक साइड ये आपस में इक्वल है, तो ये साइडें जो भी एंगल बना रही हैं, ये वाला और ये वाला, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे देखो ये साइड, ये क्या है, तो आप कहोगे ये है इसकी त्रिज्या। फिर ये देखो ये भी परिधि से कांटेक्ट हो रहा है, ओ का बी से, ओ बी देखोगे ये भी कहोगे रेडियस है, त्रिज्या है।
अब AO भी त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है, इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल हैं, क्योंकि त्रिज्या तो पूरे वृत्त की एक ही होती है, सेम होती है। अगर ये साइड इक्वल हैं तो ये अगर 40 डिग्री है तो इसके संगत कोण मतलब ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब त्रिभुज AOB को देखो ध्यान से, त्रिभुज AOB में ये त्रिभुज जो हम लोग देख रहे हैं AOB ये वाला, इसको देखो ध्यान से। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो कहोगे 180 डिग्री होता है। तो दो कोण 40-40 हो चुके, एक बचा वो कितने का होगा, 40-40 80, 180 में से 80 घटाओगे तो बचेगा 100 डिग्री का। अब केंद्र वाला कोण अगर 100 डिग्री का है तो परिध पर बना कोण क्या होगा, इसका आधा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये वाली भी और ये वाली भी। सेंटर का कोण जो आ गया है वो 100 डिग्री आया है, इसलिए इसकी परिध पर बना कोण क्या होगा, आधा होगा उसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 है तब इसका परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पिछले वीडियो पे भी बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज के सारे, जैसे समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती है और एवरी एंगल इज 60 डिग्री। अब होता क्या है कि यहाँ पे इसका कभी कभी देखो साइड सब इक्वल है, सेम है, ए तीनों साइड ए है। अगर इसके परिमाप की बात की जाए तो तीनों साइडों का सम a प्लस ए, ये दोस्तों हो जाएगा 3a। अगर इसकी ऊंचाई हम लोग को निकालनी हो जाए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसका, √3/2a। क्षेत्रफल का भी पूछा जाता है तो क्षेत्रफल का सूत्र सबको पता है, √3/4 × a²। अब √3/4 × a² यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 16√3। इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो देखेंगे √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और a² हमारे पास आ जाएगा 16 × 4, 16 चौके 64। स्क्वायर हटाएंगे तो 64 पे अंडर रूट लगेगा और 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे 8 होता है। तो साइड कितनी आ गई इसकी, 8 आ गई। ठीक है, परिमाप कितना होगा, ये देखो फॉर्मूला भी दिया था परिमाप का 3a, वो देखो ये देखो परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 3a, 3 × साइड, 3 × साइड, साइड a है। अब साइड a यहां से 8 निकली है तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका, 8 × 24, 8 × 3 8 × 24। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसको सॉल्व करें, देखें, सबके आंसर भी आने चाहिए। बहुलक पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए सॉल्व करना है। बहुलक का मतलब होता है बहुलक जो ज्यादा बार आया हो, जो ज्यादा बार आए वही बहुलक है। 29 2 बार है, 38 2 बार है, 25 22 ये एक बार है, सॉरी हाँ 38 2 बार है और 29 2 बार है। तो कौन सा बहुलक लेंगे, ऑप्शन भी दोनों में सेम दिए हैं। तो इसमें 38 को मानेंगे क्योंकि 38 जो है मिडिल नंबर है, थोड़ा सा मिडिल का, तो 38 इसका बहुलक हो जाता है। वैसे जो ज्यादा बार आए उसी को आप लोग बहुलक मानेंगे। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत तगड़ा दिया हुआ है कि बहुपद px x⁴ - 2x³ + 3x² - ax + 3a - 7 को जब x + a से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 19। तो a की वैल्यू शायद फाइंड आउट करनी होगी कि a की वैल्यू क्या होगी। 19 शेषफल बचता है, कहने का मतलब यह है, पिछले भी क्वेश्चन में वीडियो में क्वेश्चन आया था, x + 1 को 0 मानेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब इस x की वैल्यू px में पुट कर देंगे और टोटल जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका शेषफल जो बचेगा वो शेषफल हो जाएगा, वो 19 दिया हुआ है। तो चलो पुट करते हैं, x⁴ तो -1⁴
-2x³ है तो -1 का क्यूब प्लस 3x² है तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -a इंटू -1 प्लस 3a - 7 बराबर 19। -1 की पावर 4 करोगे +1, -1 की पावर क्यूब करोगे -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 जा 2, माइनस का स्क्वायर को प्लस करोगे तो 3 आ जाएगा, फिर ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे, ये -a -1 प्लस a, फिर यहां से आगे देखोगे +3a और -7 बराबर 0। अब जितना a है वो सब एक पास कर लो, 1 + 2 3 3 3 6, ये सब प्लस का 6 बनाएंगे, ये माइनस का 7 है घट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और बराबर में 19, तो 1 उधर जाएगा, 4a बराबर हो जाएगा 20, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 पंचे 20, तो a की वैल्यू 5। सी ऑप्शन इसका जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट था तो ध्यान नहीं देना है उस पर। सॉल्यूशन कैसे होता है अपने आप आइडिया लगा के उसको क्वेश्चन कर सकते थे आप लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड में लाल संकेत देती है। यदि सभी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ आरंभ होती हैं तो सभी एक ही समय पर लाल संकेत देंगी। तो दोस्तों इसमें पूछा यह गया है कि कुछ लाइट्स लगी हैं, 4 लाइट, एक 30 सेकंड में जलती है एक बार, हर 30 सेकंड में एक बार जलती है, दूसरी वाली हर 45 सेकंड में एक बार जलती है। मतलब जैसे ही 45 सेकंड एक बार पूरा होता है एक बार जलेगी, फिर 45 सेकंड पूरा होता है फिर एक बार जलेगी। 60 सेकंड, ये 60 सेकंड में मतलब 1 मिनट में एक बार जलती है। ये 120 सेकंड मतलब 2 मिनट में एक बार जलती है। तो पूछा गया है कि कितने देर के बाद या कितने समय के बाद ये चारों की चारों लाइटें एक साथ जलेंगी। तो इससे सवालों को करने के लिए सीधा सा हम इनका एलसीएम निकाल देते हैं। 30, 45, 60, 120, सीधा सा इसका सॉल्यूशन है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 10 आएगा, 15, 20, 40। यहां पे इसको एक बार 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 8 40। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब 2 3 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। लगभग अब हो गया है पूरा, एक बार 2 से करना पड़ेगा और एक बार 3 से ये पूरा हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आता है। 5 3 5 15 दूनी 30, 30 30 दूनी 60, 60 2 120, 360। 360 जो आया है यही इसका आंसर है। 360 सेकंड के बाद ही चारों को चारों लाइटें एक साथ जलती हुई दिखाई पड़ेंगी। इसी के क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। पूछा गया है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर करिए कि बिंदु -2, -5 का भुज क्या है। तो भुज ये पहला नंबर होता है और कोटि दूसरा नंबर होता है। तो भुज पूछा गया है तो भुज दिख रहा होगा -2, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, भुज। क्वेश्चन अगला दिया है, यदि संख्या 23583 AB 80 से पूर्णतः विभाज्य है तो a - b का मान क्या होगा। अच्छा, ये अगर नंबर जो हमारे पास दिया है 23583 a और b, ये पूरा 80 से डिवाइड हो जाता है, तो a और a - b की वैल्यू पूछी गई है, क्या हो सकती है a - b। 80 से डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ कि लास्ट, जैसे इसको 80 को हम लोग लिख सकते हैं 80 के फैक्टर क्या करोगे, 2 × 40 या फिर 20 × 40 या 40 × 20।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 80 से अगर डिवाइड करना है तो इसको हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 80। अब एक बात ध्यान से देखिए कि ये बी की जगह पर क्या नंबर होना चाहिए जो 80 से कट जाएगा, तो ये जीरो है। अगर जीरो को काटना है तो ऊपर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो। अच्छा, अब अगर लास्ट नंबर जीरो हो गया और वो 80 से कट गया तो बचा क्या, 2 3 5 8 3 ए और 8 से डिवाइड करना। अब 8 से डिविजिबिलिटी का रूल सबको पता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट जाएंगे तो पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। तो 8 से जब काटने के लिए चलते हैं तो 8 8 3 ए अपॉन 8 से काटोगे 8 एकम 8 कट गया, 3 जीरो बढ़ा लिया। अब 8 का 8 त्रिक 24, 8 चौके 32। अगर ए की जगह पर 2 हो तो 4 बार में कट जाएगा, 8 चौके 32। तो ए की वैल्यू हम 2 रख सकते हैं, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, हाँ 2 आ जाएगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता है। तो ए की वैल्यू 2, ए माइनस भी पूछा गया है तो 2 माइनस 0, क्योंकि बी की वैल्यू 0 थी, ए की वैल्यू 2 थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। ये भी एडवांस का है, ज्योमेट्री क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न चित्र में ओ का केंद्र कोण OCB का मान ज्ञात करो। OCB की वैल्यू, ये एंगल ज्ञात करना है, पता करना, फाइंड करना है। ये कितना है? अच्छा, ये दोनों बराबर होंगे, ये तो पता होगा आप लोगों को। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जो एंगल ए है और एंगल O है, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक परिधि या एक त्रिज्यखंड से केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। केंद्र पर बना कोण क्या होता है, दोगुना। तो यहां पे ये वाला क्या है, त्रिज्यखंड है एक। इसी त्रिज्यखंड से ये सेंटर पे एक कोण बन रहा है BOC, और इसी त्रिज्यखंड से एक परिधि पर कोण बन रहा है ये। अब 100 डिग्री अगर ये है तो परिधि वाला कोण यहां पे ये देखा जाएगा थोड़ा, क्योंकि देखो इसका जो इस तरफ है ना, अपोजिट लघु वृत्त में, छोटे वाले वृत्त में है, तो यहां बाहर वाला एंगल देखा जाता है। तो अगर ये 100 डिग्री है ऊपर वाला, तो नीचे वाला ये बाहर वाला हो जाएगा 200 डिग्री, उसका डबल। अगर ये बाहर का 200 डिग्री हो गया, टोटल 360 होता है, तो ये कितना बचा, तो आप कहेंगे 160 डिग्री। ये 160 डिग्री हो गया। अब त्रिभुज BOC ध्यान से देखो, BOC ध्यान से देखो, BOC ये वाला, ये ध्यान से देखो। इसमें ये वाला जो एंगल है वो 160 डिग्री का आया हुआ है, ठीक है। बाकी ये दो एंगल सेम है, और BOC में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और एक एंगल इसमें से 160 है, ये निकल गया तो बचा 20। अब 20 जो है यही आधा आधा डिवाइड हो जाएगा कोण B और कोण C में, मतलब 10-10 डिग्री का। कोण B भी 10 डिग्री और कोण C भी 10 डिग्री। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसको दोबारा एक बार रिपीट करके जरूर देखेंगे और अपने आप लगा के भी देखना, जिससे डाउट सारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बेलनों के आयतन बराबर हैं और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। बेलन का आयतन मतलब बेलन, दो बेलन है, दूसरे बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन, और नीचे लिखेंगे दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला सबको पता है, पाई r1 स्क्वायर h1 स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 अपॉन पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। अच्छा, सवाल में कह रहा है दोनों का आयतन बराबर है आपस में, और ऊंचाइयों का अनुपात h1/h2 ये दिया हुआ है 1/3।
त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है R1 रेशियो R2, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे ये वाली लाइन दिख रही होगी, वेलन का आयतन, एक वेलन का आयतन दूसरे वेलन का आयतन दोनों बराबर है, तो लिखेंगे V बटे V। यहाँ से पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं R1 बटे R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2, H1 अपॉन H2। V कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/1 बचेगा, 1/1 बराबर R1 बटे R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 1/3। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हमको यहाँ पे R1 इसका ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/1 इक्वल टू R1 बटे R2 का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आ जाएगा, बराबर में √3/1, तो √3 रेशियो 1। ये इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, √3 रेशियो 1। इसको थोड़ा ध्यान से देखो कि इसका हम लोग क्या कर दे रहे हैं, परिमेयकरण। तो ऊपर √3 इंटू √3 हो जाएगा, तो कहोगे 3 हो गया, नीचे √3 है, तो 3 रेशियो √3। अब यहाँ पे ऑप्शन घुमाने वाला था, लड़का यहीं पे खिसक जाता है, लड़का यहीं पे फंस जाता है, यहां तक करेगा, यहां तक √3/1, इसके बाद कहेगा ऑप्शन तो है नहीं, सवाल गलत लगा है, चलो हटाओ, छोड़ दो, 5 मिनट और लगा देगा इसी में। लेकिन थोड़ा ध्यान दो क्या दिया है, ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन चेक तो करो एक बार, मिलेगा क्यों नहीं, सही लगाओगे तो आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सा परिमेयकरण कर दिया गया है, यहीं पे लड़का फंस जाता है। तो √3/√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ गया। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल सा है। देखो क्या दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 4 सेंटीमीटर स्क्वायर व 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 होगा। ठीक है, अब कुछ बताना है इसमें, थेल्स प्रमेय क्या कहती थी, ये सब बताया है, हाई स्कूल में पढ़ाया गया है आपको कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे देखो 𝛿1 और 𝛿2 का क्षेत्रफल, और साइड S1 बटे दूसरे की साइड S2 मान लेते हैं, इनका स्क्वायर। अब क्षेत्रफल दिया है 4 व 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 और 9 अपॉन साइड पहले की और साइड दूसरे की का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे रूट आएगा, तो 4 का √2 आ जाएगा, 9 का √3 आ जाएगा, तो 2/3। ये इसका आंसर हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको फटाफट लगा के आंसर बताओ सब लोग। यदि a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c, c की पावर z बराबर a हो, तब x y z का मान पता करना है। a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर a, x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखोगे यहां से ध्यान से, a की वैल्यू फाइंड करो, a बराबर हो जाएगा b की पावर 1/x, a बराबर b की पावर 1/x। यह एक काम करो ध्यान से, यहां देखो b इक्वल टू a की पावर x है, इसको b की जगह यहां डाल दो, b की पावर y इक्वल टू c लिखा हुआ है, तो b की जगह पर, b जो दिख रहा है b की जगह पर क्या लिख दोगे, a की पावर x, तो a की पावर x की पावर y बराबर c। अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, a की पावर x इंटू वाई बराबर c हो जाएगा। अब देखो a की वैल्यू क्या दी है, c की पावर z। अब यहां जो a है इसकी जगह क्या डाल दोगे, c की पावर z, तो c की पावर z की पावर x y बराबर c। अब पावर फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहां से निकल जाएगा c की पावर z x y बराबर c की पावर कितनी है, यहां पे 1 है। तो यहां पे देखो आधार अगर सेम है, दोनों में c है,
तो इनकी जो पावर्स होंगी वो भी क्या होंगी, सेम होंगी। मतलब कह सकते हैं कि जेड एक्स वाई बराबर क्या होगा 1, या फिर एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा 1। तो 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल अच्छा, सबसे सटीक सॉल्यूशन ये है, इससे आसान आप लोगों को कहीं मिलने वाला नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सब लोग फटाफट सॉल्व करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर सबको बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। दिया हुआ है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू u और x इंटू वाई बराबर 1/v, तब 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। यहीं से शुरू करो, इसका स्क्वायर कर दो, दोनों साइड में स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर u स्क्वायर। तो अब देखो इस चीज की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2/x इंटू वाई बराबर u स्क्वायर। अच्छा देखो एक्स वाई की वैल्यू भी यहाँ पे दे रखी है 1/v, तो एक्स वाई की जगह पर क्या रख देंगे 1/v। तो 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2 1/v इक्वल में u स्क्वायर दिया है। देखो ये v जो है ऊपर आ जाएगा 2 के पास, तो 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2v। ये इसका जो होगा राइट आंसर होगा u स्क्वायर माइनस 2v। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होता है। सभी लोग इसको अपने आप सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे आने वाले पेपर में 100% छपेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, करड़ी का क्वेश्चन है, घातांक एवं करड़ी। रूट का खेल है, सारी कहानी अंडर रूट की है बस। दिया हुआ है 5 की घात x, फिर अंडर रूट 32 की घात x अपॉन x प्लस 3 बराबर 50। अब इसमें क्या करना, क्या खेल पे खिलाना है, इसको ध्यान से देखो थोड़ा सा। तो इस यहाँ पे देखो, इसको ऑप्शन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बताएंगे, ऑप्शन से चेक करके वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। 5 टू द पावर x लिखा हुआ है, ये 32, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 32 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। अच्छा अंडर रूट लगा, इसको बाई 2 कर सकते हैं 1/2, और इस पर भी टोटल जो पावर चढ़ी हुई है वो है x अपॉन x प्लस 3। 50 को लिख सकते हैं हम लोग 25 इंटू 2, 25 दूनी 50। ध्यान से देखना है यहाँ पे 5 की पावर x, यहां से 2 की पावर 5/2 इंटू x अपॉन x प्लस 3, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर है। इधर 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 2 लिख सकते हैं। अच्छा जो 5 की पावर x है, ये इसको इस साइड में ट्रांसफर कर दो, और 2 की पावर यहाँ पे 1 है, इसको इस साइड में ट्रांसफर कर दो। तो 2 की पावर ये इसको मल्टीप्लाई करोगे ध्यान से, तो 5x अपॉन 2x प्लस 3, और अदर साइड में आ जाएगा 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर x। ये 5 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा 5x 2 टू द पावर 5x अपॉन 2x प्लस 3, और इधर हो जाएगा 5 की पावर 2 माइनस x। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, यहां पे यहां अपान में 2 रहेगा, जो ये साइड वाला ट्रांसफर हम लोग किए हैं 2 की पावर 1। अब इसको जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा 2 की पावर -1, यहां पे हो जाएगा। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा ध्यान देके सॉल्व करते हैं। ये जो इधर चीज लिखी है, इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं, तो 2 की पावर 5x
अपॉन 2x प्लस 6, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 6 माइनस 1 है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ऊपर सॉल्व करते हैं, 5x अपॉन 2x प्लस 6 माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 6 एलसीएम मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5x का 1 से मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस 2x माइनस 6, तो 5x में से 2x जाएगा तो बचेगा 3x माइनस 6 अपॉन 2x प्लस 6। ऊपर से कॉमन ले सकते हैं 3, ठीक है, तो x माइनस 2 बचेगा और नीचे 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा। अब देखो कहानी ध्यान से, यहां पे इसको थोड़ा सा सही करके जो हम सॉल्व किए हैं वैसे लिखते हैं, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, तो 2 की पावर 3x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3, ये जो चीज है ये अपॉन में लाएंगे इधर, 5 की पावर 2 माइनस x, अब इधर बचा क्या, 1 बचा, सिंपल। अब ये 5 की पावर 2 माइनस x को हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो होगी माइनस की हो जाएगी, 2 की पावर 3x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3 और इंटू 5 की पावर, माइनस जब हो जाएगा तो जो माइनस x है ये प्लस का हो जाएगा और 2 माइनस का हो जाएगा, तो इसको हम x माइनस 2 लिख सकते हैं। बराबर में 1 दिया हुआ है, थोड़ा सा जगह की कमी हो रही है यहाँ पे। देखो x माइनस 2 इसमें भी है, 5 की भी पावर x माइनस 2 और 2 की पावर भी x माइनस 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते 2 की पावर 3 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 और टोटल की पावर लिख देंगे x माइनस 2 और सामने क्या लिखा है, बराबर में 1। अब यहां पे हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे, पावर्स का कंपैरिजन। कंपैरिजन किस बेस पे करना है, कंपैरिजन किस बेस पे करना है, तो देखो इतना देख लो ध्यान से, राइट साइड में 1 लिखा है, लेफ्ट साइड में बहुत बड़ी चीज लिखा है और बीच में इक्वल लगा, इसका मतलब इधर भी ये जो भी वैल्यू लिखी है इतनी बड़ी सी, ये वाली जो सर्किल में कर दिया, इस सबकी टोटल वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, जो भी आएगा सब 1 आएगा। अच्छा, कोई भी गिनती 1 कब आ जाएगी, कोई भी व्यंजक लिखा है, बीजीय व्यंजक लिखा है, उसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब पावर कितनी होगी, 0। अब कुछ भी लिख दो तुम, पावर अगर 0 लगा दो तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो यहां पर जो x माइनस 2 है इसकी जगह पे ये क्या है, पावर है। देखो x माइनस 2 क्या है, पावर है ये। अगर ये पावर 0 हो जाती है, 0, तो जैसे राइट साइड में 1 लिखा है वैसे लेफ्ट साइड में भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम सिंपली x माइनस 2 बराबर 0 पुट करते हैं तो यहां से x की वैल्यू 2 आ जाती है। अब ये 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यहां से हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर इसको एक तरीके से और करना चाहते हो तो ऑप्शन चेक करके देख सकते थे। x की जगह पर कोई भी एक ऑप्शन रख दो, अगर इस साइड में 50 आ जाता है सॉल्व करने के बाद 50, क्योंकि राइट साइड में क्या है, 50 है, तो समझ जाओगे कि हमारा जो ऑप्शन रखा है वो सही रखा है। अगर नहीं आता है तो ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन चेंज करेंगे, जैसे ही 2 रखोगे आराम से आ जाएगा। जैसे 5 की पावर 2 25 हो गया, इंटू अंडर रूट 32, और x की जगह पर जैसे यहां 2 पुट करोगे 2, तो यहां पे 2 रखोगे तो नीचे आ जाएगा 2/5, 2/5, ठीक। 32 को अभी हमने क्या लिखा था, 32 को लिखा था कि 2 की घात, यहां पे देखो 2 की घात 5/2 और बाहर 2/5 है। टोटल पावर कट जाएगी, 2 बचेगा, 25 दूनी 50 आ जाएगा। सिंपल सा था। ऑप्शन चेक करना आसान था। फिलहाल पूरा सॉल्यूशन बता दिया है, ध्यान से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया हुआ है कि एक कक्षा में 75 विद्यार्थी अंग्रेजी, 60 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 20 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? तो ये वही वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। इसके लिए हमने बताया था कि जो दोनों की दी होती है बात, जो बात दोनों के लिए दी होती है,
फेल अनुत्तीर्ण, वही हम पहले वालों को निकालते हैं। अंग्रेजी में लिखा हुआ है अंग्रेजी 75% पास है, तो फेल कितने हुए? तो फेल वाले कितने हो गए? आप कहोगे 25%। गणित में कितने पास है? गणित में अगर 60% विद्यार्थी पास है तो फेल कितने होंगे? फेल हो जाएंगे 40%। दोनों में कितने फेल हुए हैं? 20। तो यहां पे 20 डालो, इसको अंग्रेजी का गोला बना दो और ये गणित का हो गया। अब ध्यान से देखो, अंग्रेजी में टोटल कितने फेल हुए हैं? तो कहोगे फेल है 25। अब यहां पे 20 तो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, क्योंकि ये भी तो अंग्रेजी के गोले के हैं 20, तो 20 तो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। बचे कितने? 5। 5 को फेल कराना है तो यहां रख दो। ये वाला गोला देखो, सेकंड वाला, सेकंड वाले गोले को देखोगे तो गणित में कितने फेल हुए हैं? टोटल 40, और 20 ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, तो बचे कितने? 20। अब यहां से टोटल जोड़ोगे तो 20 20 40 45% टोटल लोग कितने हुए हैं? फेल हुए हैं। 45 अगर फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे? 55%। तो उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा था, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर। ये क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं, इनको थोड़ा सा तैयार करके जाना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सा है, चार्ट वाला। दिया हुआ है कि निम्न पाई चार्ट एक व्यक्ति के खर्चों को प्रदर्शित करता है जब उसकी कुल आमदनी 28,000 है। यदि वह 4900 बचत करता है तो एक्स का मान ज्ञात करो। एक्स प्रतिशत बचत कर रहा है, 135 डिग्री भोजन पे। चलो अच्छा देखो ध्यान से। अच्छा, टोटल आमदनी कितनी है? 2800, और पाई चार्ट खर्चों को प्रदर्शित कर रहा है, सब खर्चे हैं। यदि वह 4900 बचाता है, अच्छा, तो 28,000 कमा के 4900 बचत करता है। अच्छा, 4900 बचत करता है, तो x का मान क्या है? परसेंटेज में हमको x का मान ज्ञात करना है। तो यहां पे सिंपली देखोगे क्या कि 4900 खर्चा करता है x%, मतलब 4900 कितना प्रतिशत है इसके खर्चे का, वो हमको ज्ञात करना है। कितने डिग्री में आएगा? नॉर्मली परसेंटेज होता है तो 100 से गुणा करते हैं, डिग्री होता है तो 360 से गुणा करते हैं। तो 4900 बचाता है कितने पे? 28,000 पे। ठीक है, और यहाँ पे पाई चार्ट हुआ है तो 100 की जगह पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 360 से। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ पे जो आमदनी है ये इस पूरे चार्ट को दर्शा रही है। डिग्री में कितने डिग्री का चार्ट बनता है? पूरा चार्ट जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो 360 डिग्री जो है यही 28,000 रुपए के बराबर है। यहां से अगर 1 डिग्री निकालने की कोशिश करोगे तो कहोगे 28,000 बटे 360। ठीक है, अब x डिग्री, क्योंकि x परसेंट है, x डिग्री है, और 4900 खर्चा करता है, तो 4900 का जब डिग्री निकालोगे तो कहोगे 4900 बटे 360, मतलब 36,000 बटे 360। अभी देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4900 गुणे 360 बटे 36,000। बात वही आ गई कि नहीं आ गई? सॉल्व कर लो इसको, इस वाले से सॉल्व कर लो फटाफट। ये एक बार में कट गया, 28,000 है ये, तो इसको काट लो। 4 9 36, 4 7 28, 700, 2 जीरो कट गए, 7 7 49, 9 7 63। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 63%। सिंपल सा है, ये तरीका ध्यान रखोगे। ये जो पहला वाला मैंने बताया, बाकी कुछ ध्यान ही नहीं देना है। पाई चार्ट है, देखो डिग्री में दिया हुआ है तो 360 से मल्टीप्लाई होगा। वैसे नॉर्मली परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस यही क्वेश्चन देने का मोटो बच्चों यही था कि वो पूछना चाहता है आपसे कि पाई चार्ट और नॉर्मल परसेंटेज में आपको डिफरेंस पता है कि नहीं पता है। अगर डिफरेंस पता है तो समझते हो डिग्री में दिया हुआ है तो 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर परसेंटेज में दिया होता तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि
दोनों सिरों से खुली हुई एक बेलनाकार नली धातु की बनी हुई है। उसका आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है। यदि धातु की सभी जगह पर मोटाई 0.4 सेंटीमीटर है तो धातु का आयतन ज्ञात करो। अच्छा, पाइप है एक कुछ मोटाई का बना हुआ है, ठीक है, और जिस मोटाई का जिस धातु का ये पाइप बना है इसी की मात्रा ज्ञात करनी है। आयतन कितना है ये, ठीक है। तो देखो इसका जो बाहरी किनारा है, बाहरी सतह है, इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। जो आंतरिक सतह है इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। अब अगर इस मोटाई वाले भाग का आयतन निकालना है तो हम बाहर वाले सिलेंडर का आयतन निकाल लेंगे माइनस अंदर वाले का सिलेंडर। तो धातु का आयतन बराबर बाहरी बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन, ठीक है। बाहरी बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। ऊंचाइयां दोनों की सेम है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। अच्छा, पाई एच दोनों में कॉमन मिल जाएगा तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखनी है 22/7 रख दो। और ऊंचाई कितनी दोस्तों दी है, उसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर, बड़की त्रिज्या दिया हुआ है 11.2, व्यास दिया हुआ है दोस्तों 11.2 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो त्रिज्या हो जाएगा 11.2/2, 2 से डिवाइड करोगे 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5.6 का स्क्वायर माइनस मोटाई, और सभी जगह पर मोटाई दोस्तों दिया है 0.4। इसका मतलब आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी, 0.4 कम होगी। देखो ये पूरा सर्किल बड़ा सा है, ठीक है। बाहरी त्रिज्या दोस्तों जो दे रखी है ये हमने 5.6 निकाली हुई है। अगर इसकी मोटाई 0.4 है तो आंतरिक त्रिज्या कितनी बची, तो आप कहेंगे 5.2 बची, 0.4 घटा दिया तो आंतरिक की त्रिज्या है 5.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, फॉर्मूला लगा दो, 7 × 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में लिखो, तो 5.6 माइनस 5.2, एक बार प्लस में लिखो 5.6 प्लस 5.2। तो इसको देखो ध्यान से, सॉल्व कर रहे हैं कि 66 इंटू ये माइनस करोगे 5.6 में से 0.2 तो बचेगा 0.4, ऐड करोगे तो 6 2 8, 10.8, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई, पॉइंट हटा दो, पहले पॉइंट पड़ा रहने दो, छोड़ो, 4 से मल्टीप्लाई करो 6 का, या 10.8 का कर लो, किसी का कर लो, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 25 26, एक पॉइंट बार नंबर लगाए तो एक पॉइंट दशमलव लगा दिया, 10.8 बचा है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है 26.4 इंटू 10.8, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा तो 285 के आसपास। तो क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है। आंतरिक व्यास, ओ सॉरी, यहाँ पे आंतरिक व्यास है ये 11.2 जो दोस्तों है आंतरिक व्यास है, 5.6 जो है इंटरनल वाला है। थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, पूरा कैलकुलेशन इसकी वजह से दोबारा करना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। आंतरिक व्यास 5.6 है, त्रिज्या 5.6 है, अंदर वाली 5.6 है और बाहर वाली 0.4 ज्यादा है, तो 5 पॉइंट कितनी हो जाएगी, मतलब पूरी 6 हो जाएगी। तो यहीं से चेंज कर लेते हैं इसको। तो आंतरिक त्रिज्या है इसकी, बाहरी त्रिज्या है 6 स्क्वायर माइनस 5.6 स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखना है 6 माइनस 5.6 और एक बार प्लस में लिखना है 6 प्लस 5.6। तो इसको जब माइनस करोगे यहां से तो माइनस करने पे आ जाएगा 0.4, 66 इंटू 0.4
इंटू 11.6, इसका जब 4 छंग 24, 4 छंग 24, 25 26, 26.4 इंटू 11.6। अब इसका जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे लगभग 30.62 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गलत हो गया उसके लिए सॉरी। जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का योग 58 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:9 है, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है। तो पहली और तीसरी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो A रेशियो B यहाँ पे दिया हुआ है 4:9, इसी के साथ B रेशियो C दिया हुआ है 9:16। पहली और तीसरी का पूछा गया है, तो हम टोटल निकाल लेते हैं पहले ABC का। देखो ये डिब्बा मिलेगा, एक ये डिब्बा मिलेगा, इस डिब्बे में ये 9 लिखना है, इस डिब्बे में ये वाला 9 लिखना है। तो 9 चौक 36, रेशियो 81, रेशियो 9 छाक 54। 6 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, अगर 6 छाक 36, 6 कम 6 से नहीं 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24। तो 12 27 18, 3 चौके 12, 3 9 27, 3 छाक 18, ये आता है। तो 4:6। अच्छा, पहली और संख्या का योग पूछा गया है। देखो टोटल का दिया हुआ है 58, टोटल ऐड करो, 5 4 9 4 13, 13 6 19, 19 का योग 58 है शायद। 9 6 15 4 19, 19 3 57, 58 ने 57 होना चाहिए था। यहाँ पे 16 है शायद, ये 16 है। तो यहाँ 16 9 144, 3 से डिवाइड किया जाएगा फर्स्ट टाइम में, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 आ जाएगा, 3 चौके 12 13 14, 3 अट्ठे 24, 48 आएगा। दोबारा 3 से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, 3 एक कम 3, 3 छाक 18 16, 16 9 25 4 29, तो यहाँ 29 है। और 29 का 2 टाइम्स होता है 58, तो 1 की वैल्यू आ गई 58। पहली और तीसरी का योग पूछा गया है, पहली तीसरी 16 4 20, 20 का जो सम पूछा गया है, 1 की वैल्यू 2 आई है दोस्तों, 20 का सम, तो 2 इंटू 20 40, 40 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आया सबसे दमदार क्वेश्चन, सारे सेट में एक ना एक आता है। देखो 8.9 इंटू 8.9 इंटू 8 पॉइंट, इसको मान लेते हैं हम ए, तो ये सब तीनों क्या हो जाएंगे ए, माइनस 3.6 को मान लेते हैं बी, 3.7 को बी इंटू बी इंटू बी। नीचे देखोगे 8.9 इंटू ए प्लस 8.9 को ए, 3.7 को बी, फिर से 3.7 को बी इंटू बी, ए इंटू ए क्यूब हो जाएगा, माइनस बी इंटू बी, इसको कह सकते हो बी क्यूब, अपॉन नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ऊपर ए क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला खोलो, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला, सबको पता है। नीचे भी यही सेम चीज लिखी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कट पिट जाएगा तो बचेगा सिंपली ए माइनस बी, और ए को हमने क्या माना था 8.9, और माइनस बी को माना है 3.7। माइनस करोगे 7 2 9 5, 5.2 इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के हर सेट में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलता है, दूसरे तीसरे सेट में, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है, और सभी दोस्तों को बहुत बहुत थैंक्स पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और
हमारे इस चैनल के बारे में लोगों को बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल पहुंच सके और हम अच्छे से अच्छी आपकी तैयारी करवा सके। और बहुत ही परफेक्ट तैयारी है यहाँ पे, और कोई क्वेश्चन फालतू के नहीं है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। और पूरा भरोसा करके आप लोग लगे रहिएगा, पेपर में पूरा का पूरा बेनिफिट आपको जरूर मिलने वाला है इस चीज़ का। तो चलिए ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। और आप लोग कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे पेपर में मैथ का पोर्शन सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ पे एक चीज को कई सारे तरीकों से बताना रहता है, समझाना रहता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना रहता है, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम खिंच जाता है। लेकिन आप करने बैठोगे, अपने लिए करोगे, तो वहां पे बहुत आसानी से चीजें हैंडल होंगी और जल्दी से जल्दी आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को